पति एक रात 16 साल की लड़की जिसके कपड़े फटे हुए थे उसे घर ले आया। पति ने कहा कि यह बहुत गरीब लड़की है, ये बेचारी खुदकुशी करने जा रही थी। मैंने बचा लिया और अपने साथ ले आया। अगले ही दिन एक फकीर आया और बोला कि इस लड़की को निकाल दो वरना पछताओगे। एक दिन मैं मायके चली गई। मेरा पति और वह लड़की घर पर अकेले थे। जब मैं घर आई तो उस लड़की ने दरवाजा खोला, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब मैंने देखा कि उस लड़की का सलवार। रात का वक्त था और मेरा पति अभी तक घर नहीं आया था। मेरा पति जब भी घर से बाहर जाता मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मेरा पति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिल फेंक किस्म का इंसान था। मेरे दिल में यह बात बैठ गई थी कि अगर देर से आया है तो कहीं किसी के साथ न बैठा हो। लेकिन ये बात मेरे लिए एक शक बन गई थी। बस मुझे इस बात का शक हो गया था और मैं ऐसे ही सोचती रहती थी। मेरी जब सहेलियां मुझे कहती थी कि शक मत किया करो, नहीं तो एक दिन सच में ऐसा हो जाएगा, और शायद वो दिन आज ही था, क्योंकि जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पति के साथ एक 16 साल की लड़की खड़ी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा, ये कौन है और इसे लेकर क्यों आए हो? तो मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं अपने मुंह पर हाथ रख कर रह गई। उसने कहा कि ये लड़की तो मैं अपने रिश्तेदार की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरा नाम सीमा है। मेरे सारे दोस्त और आसपास के लोग मुझ पर मरते थे, लेकिन मैं किसी बहुत ही खूबसूरत मर्द से शादी करना चाहती थी। लोग कहते थे कि जो ज़्यादा नापसंद करता है, ऐसे लोग आखिर ऐसे मर्द से शादी करते हैं जिसके शक्ल देख के लोग सोचते हैं कि ये उसके साथ क्यों है। जब मैंने सब लड़कों से शादी करने से इनकार कर दिया तो सारे रिश्तेदार वाले मेरे खिलाफ हो गए। वह लोग मुझसे कहने लगे, ऐसी जगह जा के गिरेगी कि मजाक बन कर रह जाएगी। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जिंदगी में मनार जैसा मर्द आ गया, जो मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसे देखकर तो मैं हैरान थी, जबकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती थी। वो लंबा-चौड़ा, गुस्से वाला शख्स था। उसका रिश्ता मेरे लिए इत्तेफाक से आया था और मैं उनके माँ-बाप को पसंद आ गई थी। सारे रिश्तेदार वाले हैरान थे कि इसने लोगों का दिल तोड़ा, फिर भी इसके साथ इतना अच्छा हुआ। आज तक तो हमने देखा था कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा मिलता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया। इसने जो कर्म किया इसका बदला इसे नहीं मिला। मैंने भी कहा कि कर्म तो उनका होता है जिन्होंने कोई गलती की होती है, और मैंने कोई गलती नहीं की थी। खैर, मेरी शादी मनार से हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई और मेरी जिंदगी इसी तरह चलने लगी। मेरे सास-ससुर बाहर विदेश में रहते थे, लेकिन मेरे पति को हिंदुस्तान बहुत पसंद था। वो यहीं पर रहना चाहता था। लेकिन अब मेरे पति का कहना था कि जब तक हमारा मन करता है हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद हम भी अपने माँ-पापा के पास विदेश चले जाएंगे। अब उनकी मर्जी थी, वह मुझे जहाँ रखते मैं वहीं रहूंगी। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं था। खैर, मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। हम यहाँ से विदेश भी अगर जाकर रहें तो हम रह सकते थे। हमें पैसे की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मैं जब अपने रिश्तेदार वालों से मिलती, किसी भी शादी पार्टी हो तो मैं बहुत ज़्यादा तैयार होकर जाती थी। सभी मेरे महंगे सूट देखकर मेरी बहुत तारीफ करते थे। मेरी किस्मत पर लोग हैरान होते थे। वह कहने लगते कि इसके नसीब तो देखो, पति भी इतना खूबसूरत मिला है और दौलत भी, कोई कमी नहीं है। वह लोग मेरे पति की बहुत तारीफें करते थे। सब लोग कहते थे कि इसकी किस्मत तो देखो कितनी अच्छी है। न सास ससुर का फिक्र है, न नंद, कोई देवर भी नहीं है, अकेला पति के साथ रहना है। इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि जिनकी शक्ल अच्छी होती है उनके नसीब भी अच्छे होते हैं। मुझे अपने ऊपर नाज था या घमंड पता नहीं, पर कुछ न कुछ था जरूर। मेरा पति बहुत खूबसूरत था, इसलिए मुझे सब कहते थे कि अपने पति को थोड़ा काबू करके रखना। मेरी कर्जन सब कहने लगी
कि अपने पति को ज़रा सँभाल के रखना, नहीं तो यह हाथ से निकल जाएगा। वो यह बात मज़ाक में कहती थी, शायद मुझे ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने पति को काबू नहीं कर पाई। वह अपनी मर्ज़ी का मालिक था, जहाँ दिल करता था वहाँ मुझे बिना बताए चला जाता था। कभी लेट हो जाता तो मैं परेशान हो जाती थी। एक दिन मुझे उसके कपड़ों से किसी औरत के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, "किसके साथ थे आप? क्या आपने किसी को गले लगाया था, जो आपके कपड़ों से इतनी खुशबू आ रही है?" कौन थी वो? मैंने इतना तमाशा बना दिया कि मेरे पति ने अपनी जेब से एक लेडीज़ परफ्यूम निकाला और कहा कि यह मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया था, लेकिन तुम हो कि। मैं तो अपना सर पकड़कर रोने लग गई। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? मैंने कहा, भरोसे की बात नहीं है, बस लोग दिमाग खराब करते रहते हैं। उन्होंने कहा, लोग चाहे जितना भी दिमाग खराब करे, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर मुझे किसी और से रिश्ते रखने होते तो मैं शादी ही नहीं करता, बस ऐश करता और मज़े में रहता। शादी तुमसे की है तो वफ़ा भी करूँगा। मैंने सिर झुका दिया और कहा, माफ़ कर दीजिए मुझे। मनार ने कहा, अब तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊँगा। अब मैं कोई गिफ्ट नहीं लाऊँगा तुम्हारे लिए। मैं मनार की बातें सुनकर बच्चों जैसी शक्ल बना ली। मैंने कहा, क्या सच में आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाएँगे? मैं आपसे माफ़ी माँग रही हूँ ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मनार ने कहा, अपनी जान के लिए तोहफ़े नहीं लाऊँगा तो किसके लिए लाऊँगा? मैं मुस्कुराई और शर्माने लगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरा पति मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मैं हूँ कि फालतू से मैं अपने पति पर शक करती रहती हूँ। ख़ैर, मैं अपने पति के प्यार भरी बातों में आ गई और मैं उनकी इन्हीं बातों से खुश रहती थी। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता गया और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा पति जिस समय घर आता था, वह समय गुज़र गया और काफ़ी देर हो गई। उसने कहा था कि वो दोस्तों की शादी में जा रहा है, लेकिन उसने 1 घंटे पहले मुझे बताया था कि मैं वापस आ रहा हूँ, यानी कि अब आने वाला था। फिर इतनी देर कहाँ लग गई और उनका फ़ोन भी बंद हो गया। मेरा दिल उदास हो रहा था। 12 क्या, अब तो 1 बज गया है। परेशान हो गई, मैं सोचने लगी कि पता नहीं मेरा पति कहाँ रह गया। फ़ोन भी बंद है, जबकि उसने तो मुझे 9 बजे कहा था कि वह वापस आ रहा है। मैं दरवाज़े के आस-पास ही मंडरा रही थी, कभी इधर कभी उधर जाती, हल्की-सी भी आवाज़ आती तो चौंक जाती। थोड़ी देर के बाद दरवाज़े पर दस्तक हो गई, तो मैंने बिना पूछे ही फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंज़र देखकर हैरान रह गई। मेरी आँखों को सुकून आया कि मेरा पति मेरे सामने तो खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की खड़ी थी, जो बहुत ही जवान, कमसीन और खूबसूरत थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर भी एक मिट्टी लगी हुई थी। बाल भी उजड़े हुए थे। मैंने कहा, ये कौन है? किसको साथ लेकर आए हैं? ये कौन है? मनार, मेरा ऐसा पूछना था कि मेरे पति ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे हटा दिया और कहा, अंदर तो आने दो, बाहर कितनी सर्दी है। क्या हो गया है तुम्हें? मेरे पति ने मुझे झटक कर साइड कर दिया और उस लड़की को कमरे में ले जाकर बैठा दिया और वह खुद मेरे कमरे में चला गया। जब मैं उसके पीछे-पीछे गई तो वह मेरी अलमारी से कुछ कपड़े निकाल रहा था। उसने कहा, इतनी सर्दी है और इसके कपड़े फटे हुए हैं, मैं तुम्हारे कपड़े इसको दे रहा हूँ। मैंने कहा, ये हो क्या रहा है? ये कौन है? मेरी बात तो सुनो। मनार ऐसी बात ही नहीं सुन रहा था। उसने कहा, तुम जल्दी से चाय बना दो और साथ खाने के लिए कोई चीज़ ले आओ। मैंने कहा, पहले मुझे बताओ ये कौन है? ज़ोर से चिल्लाई तो मेरे पति ने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे इस किस्म के रवैये की उम्मीद नहीं रखता। समझदार बनो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैंने ज़मीन पर पैर मारा और गुस्सा दिखाते हुए किचन में चली गई। जल्दी-जल्दी चाय बनाई और उसके साथ 2-3 स्नैक्स
रखकर ट्रे लाकर टेबल पर रख दिए, जैसे गुस्से में फेंकी हो। इसी दौरान वह लड़की मेरे कपड़े लेकर बाथरूम जा चुकी थी, लेकिन तुरंत ही वापस आ गई थी। उसने मेरे कपड़े पहन लिए थे और अब वह बैठकर चाय के साथ स्नैक्स खा रही थी। मेरे पति ने उससे कहा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। अभी तुम यहीं पर आराम करो, फिर कल सोचेंगे कि क्या करना है। मैंने अपने पति को इशारा किया कि ज़रा मेरे साथ कमरे में आएँ। मेरे पति कहने लगे, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं अपने कमरे में गई, पर वो अभी तक नहीं आ रहे थे। उन्होंने आने में 5-4 मिनट लगा दिए थे। उसके बाद फिर आए, लेकिन ये 4-5 मिनट मुझे बहुत लंबे लग रहे थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वह इस लड़की के साथ अकेले हैं। भला ऐसा भी कभी होता है, एक शादीशुदा मर्द किसी शादी के में जाए, फिर वापस पर कोई लड़की उठाकर ले आए, वो भी ऐसी खूबसूरत कमसीन जवान लड़की को। मेरी शादी ज़रा देर से हुई थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे। मैं उनको ठुकरा दिया करती थी। थोड़ा बहुत भी किसी में मुझे ऐब दिखता तो मैं उस रिश्ते से इनकार कर दिया करती थी। इस तरह से वक़्त भी निकलता जा रहा था और मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मैं 27 साल की हो गई और इस उम्र में मेरी शादी हुई। मेरा पति 29 साल का था, लेकिन मर्द तो 29 साल का भी हो तो जवान भी होता है, और अब तो मेरी शादी को भी 1 डेढ़ साल हो चुका था। मैं लगभग 30 साल की होने वाली थी और वो लड़की को तो शायद 16 की लग रही थी। अब मेरे सामने उसका क्या मुकाबला था। वो खूबसूरत थी, जवान थी, कुंवारी थी, और मेरा पति जिस तरह से उसका ख्याल रख रहा था, मेरे तन बदन में आग लग रही थी, और यह आग मेरे सिर से शुरू होकर पैर तक जल रही थी, और बार-बार ऐसा ही हो रहा था। ऐसा लगता था कि कोई मुझे बार-बार जला रहा है। एक औरत अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हो और उसका नाम भी किसी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती, और यहाँ पर ये जीती जागती लड़की को उठाकर ले आया। तो मेरे पति कमरे में आए तो मैंने कहा, ये सब कुछ क्या है? मेरा पति बिस्तर पर बैठ गया। उसने कहा, एक पल को सांस तो लेने दो। मैंने कहा, मेरा सांस अटक गया है और आपको सांस की पड़ी है? कौन है वो लड़की? क्या आपकी कुछ लगती है? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, इस न मोहल्ले में न आस-पास। फिर आप उसे कहाँ से कैसे जानते हैं? उसे घर उठाकर क्यों ले आए? मेरे पति ने कहा कि देखो, मैं शादी से बाहर निकला, मैं तुम्हें फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ। रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने देखा कि ये पुल पर खड़ी थी और यह बिल्कुल अकेली थी। उस पुल पर यह चढ़ गई और वहाँ से यह कूदने ही वाली थी कि मैंने इसे बचा लिया। इससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो कहने लगी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मेरी सौतेली माँ किसी बूढ़े इंसान से मेरी शादी करवाना चाहती है, इसलिए वो घर से भाग गई है और खुदकुशी कर रही थी। उन लोगों ने शायद इसका पीछा किया था। बेचारी ने बहुत बुरा वक़्त देखा है, इसलिए मैं इसे उठाकर ले आया हूँ। ये मेरे साथ आना नहीं चाहती थी, डर रही थी कि मेरे साथ क्यों आएगी। फिर मैंने बताया कि मैं अकेला नहीं रहता, मेरे घर में मेरी पत्नी रहती है, जो कि एक बहुत अच्छी औरत है। वो तुम्हारा ख़्याल रखेगी। तुम 1-2 दिन हमारे घर में गुज़ारा, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूँ। मैंने तो इसकी मदद की है, क्या मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या? मैं तो बीच में फँस गई। मैं क्या कहती कि हाँ, नहीं, मदद करनी चाहिए थी। मैंने कहा, अच्छा, क्या इस लड़की की मदद करके मदद की है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई तो होगा इसका, कहीं पे भी छोड़ देते इसको। उसने कहा, छोड़ देंगे, अभी रात का वक़्त है, अब अब तो सुबह होने वाली है, छोड़ देंगे इसको, थोड़ा आराम तो करने दो, हमारे साथ यह थोड़ी ना रहेगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सँभाला। मैं कमरे में जाने लगी तो मेरे पति ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच कर कहने लगा कि मेरी तरफ से अपना दिल मैला मत करना, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने पति की आँखों में देखा। उसने कहा कि मुझे पता है, मेरी आँखें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो।
पढ़ लो मेरी आँखें, तुमसे वफ़ा के अलावा मेरी आँखों में तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मेरी आँखों में भी सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही मोहब्बत दिखेगी। मैंने कहा, मुझे पता है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर इस तरह मैं किसी को घर ले आती तो आप क्या करते? तो मेरे पति ने कहा कि अगर तुम किसी की मदद के लिए उसे घर लाती तो मैं कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन हाँ, जैसे तुम मेरे बारे में सोचती हो वैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वो यहाँ से चली जाएगी। मेरे पति ने मुझे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, कहते हैं कि मर्द जो बात कहता है वो करता है। अगर वो वाक़ई मर्द हो और एक अच्छा मर्द हो, उसके दिमाग में औरत की तरह बातें नहीं आती कि औरत एक बात सोचती है, फिर उसके बारे में दोबारा सोचती है, फिर अपना फ़ैसला बदलती है, फिर फ़ैसला नहीं कर पाती और परेशान हो जाती है। लेकिन मर्द जो एक बार कह देता है, वो करके दिखाता है। असल में मर्द ऐसे ही होते हैं। मेरा पति भी ऐसा ही था। अगर वो कह रहा था कि ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है, तो फिर वाक़ई ऐसा-वैसा कुछ नहीं था। रात से सुबह होने में 2 ढाई घंटे बाकी थे। ख़ैर वो 2 घंटे भी बीत गए और सुबह हो गई। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई। मेरी आदत थी कि मैं सुबह लॉन में बैठती थी। अभी मैं वहीं पर बैठी सोच रही थी कि ये सब क्या है? क्या इसमें मुझे परेशान होना चाहिए या मुझे परेशान होने जैसी कोई ज़रूरत नहीं। तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक फ़कीर खड़ा था। कहने लगा कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो। जब मैं उसके लिए कुछ लेने के लिए अंदर आई तो वो लड़की भी बाहर निकल कर आई। उस फ़कीर ने उस लड़की को देखा। वह बहुत अजीब नज़रों से उस लड़की को देख रहा था। मैंने उस लड़की से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहने लगी कि मुझे प्यास लगी थी, पानी मिलेगा क्या? मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें पानी लाकर देती हूँ। वह कमरे में चली गई। मैंने फ़कीर को रात का बचा हुआ खाना दे दिया और कुछ पैसे भी दे दिए। उसने कहा, जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो, लेकिन एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो। मैंने कहा, जी कहिए, क्या बात है? ये बाबा जी यहाँ पर पहले भी आते थे। मैं हमेशा इनको कुछ न कुछ दे दिया करती थी। अगर खाना बचा होता तो खाना दे दिया करती। वैसे तो मेरे पति ने मना किया था कि ज़्यादा बाहर ना निकला करूँ। कोई भी तुम्हें दरवाज़ा खोलने को कहे तो मत खोलना, चाहे वह जो भी हो। अगर कोई मर्द हो तो बिल्कुल भी मत खोलना। लेकिन इस बाबा को मैं जानती थी और मैं इन्हें कभी खाली हाथ अपने दरवाजे से लौटा नहीं सकती थी। इसलिए अगर यह आते हैं तो मैं दरवाज़ा खोल दिया करती थी। मैं इन्हें कुछ देकर भेज दिया करती थी। खैर बाबा उस लड़की को देखकर कहने लगे, इस लड़की को अपने घर से निकाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी। बाबा की ऐसी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। वैसे तो मैं पहले से ही बहुत परेशान थी, लेकिन उनकी ऐसी बातों से मेरा दिल धक से रह गया। मेरी हालत उस वक़्त ऐसी थी कि मेरे पास कोई आदमी क्या, कोई फ़कीर क्या, कोई परिंदा भी बैठा होता तो मैं उससे अपने दिल की बात कह लेती। मैंने कहा, मैं खुद बड़ी परेशान हूँ बाबा जी, क्या ये मेरे लिए बहुत बुरा होगा? तो उन्होंने कहा, हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होगा। जितनी जल्दी हो सके इसे अपने घर से निकाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा तो दिल बैठ गया। लगता है बाबा जी के पास कोई करिश्मा थी। शायद उनको इसलिए पता चल गया था कि क्या होने वाला है। मुझे पता है कि ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं वापस अपने कमरे में आई और अपने पति को जगाया। मैंने कहा, सुबह हो गई है, चलो उस लड़की को इस घर से निकाल दो। मेरे पति ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या कह रही हो? सुबह हो गई है, इसे घर से निकाल दो। मैंने कहा, वही लड़की जिसे तुम रात को लेकर आए थे, अब उसे कहो कि वह अपना रास्ता देख ले। अगर उसका कोई ठिकाना है तो वहाँ चली जाए। तभी मन्नार कहने लगा, अरे उसे नाश्ता तो कराओ, फिर उससे पूछेंगे कि क्या उसका कोई अपना है या नहीं। मैंने कहा, वह सब मैं नहीं जानती। आपने कहा था कल आप उसे जाने को कह देंगे और आप उठिए और उसे जाने को कहिए। बस जल्दी से इसे घर से बाहर निकालें। अगर उसे ज़्यादा परेशानी है किसी से तो पुलिस को बता दें, पुलिस खुद ही ये मामला देख लेगी। मन्नार ने कहा, पुलिस को बता देंगे तो पता है क्या होगा? पुलिस बीच में से अपने
मतलब निकालना शुरू कर देगी और अभी इसे घर में आए हुए 4-5 घंटे ही हुए हैं। तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? मैंने कहा बस आप इसे यहाँ से भेज दें। मैं बेचैन हूँ या नहीं हूँ, मेरी बात मान लें। मैंने अपने पति से कहा आप इसे आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकालें, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे पति ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी औरत हो। किसी की मदद करने से ज़्यादा तुम्हें शक में पड़ी हुई है। न मैं कहीं का शहज़ादा हूँ और न ही वो। मैंने कहा अच्छा अब आप इसे शहज़ादियों से जोड़ देने लगे हैं। मैं एक पल नहीं रुकूंगी यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। मेरे पति ने कहा जाओ, चली जाओ। मनार के मुँह से ये ऐसा सुनना था कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैं बहुत जज़्बात में आ भी गई थी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर आ गई। मेरे घर में मेरे माँ-बाप दोनों थे। घर पर मेहमान भी आए हुए थे। उन्होंने कहा तुम अचानक कैसे आ गई? मैंने कहा क्यों मैं अचानक नहीं आ सकती। मेरा दिल कर रहा था आने का तो आप लोगों से मिलने का तो आ गई। मेरे माँ-बाप ने कहा तुम्हारी चाची आई हुई हैं, जाकर उनसे हेलो हाय कर लो। मैंने कहा नहीं मुझे हेलो हाय नहीं करनी। मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ आई। उन्होंने कहा क्या बात है आलिया, परेशान लग रही हो? मैंने कहा माँ एक बात है, पहले आप चाची को कहिए कि यहाँ से जाएं। मैंने कहा अच्छा किसी तरह उसको यहाँ से भेजती हूँ। जब चाची वहाँ से चली गई तो मेरे माँ-बाप मेरे पास आए। मैंने उनसे सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा हो सकता है ऐसी-वैसी कोई बात ना हो, तो वाक़ई मजबूर लड़की हो और मनार ने उसकी मदद की। मैंने कहा मदद के लिए लाए तो मदद हो गई, क्या मदद 1 हफ्ते में होगी? मेरी माँ ने कहा तुम्हें ऐसे उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़ के आई हो। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और कहा ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। उन्होंने कहा तुम वापस जाओ। तो मेरे पापा ने कहा अब वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, बस छोड़ो अब यहीं रुक जाओ। कल हम तीनों साथ में जाएँगे। हो सकता है तुम गुस्से में यहाँ आई हो, क्या पता मनार उस लड़की को जाने के लिए कह दे। मेरी माँ ने कहा हाँ ये भी ठीक है। मैंने अपने कमरे में आ गई। मेरी माँ ने कहा खाना खाओगी? मैंने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है, जबकि मैंने कल से खाना नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग गई। मेरी माँ मेरे लिए खाना ले आई। मैंने खाना खाई और बैठ गई। मेरी माँ ने कहा आलिया ऐसे नहीं करते। मैंने कहा माँ ये बात कोई छोटी सी नहीं है। माँ ने समझाया मर्द हो तो वैसे भी कोई बांध के नहीं रख सकता। अगर एक मर्द बेवफाई करने पर उतर आए तो उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने मनार को छोड़कर गुस्से से निकल गई। मुझे मनार को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब मुँह उठा के वापस नहीं जाना चाहती थी। ये सोच कर कि मेरा पति कहेगा ये तो पागल ही हो गई है, कभी आ रही है कभी जा रही है। खैर रात हो गई। मैं अपने बेड पर बैठी थी, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने माँ से कहा मैं वापस जाना चाहती हूँ। माँ ने कहा ये कोई समय है जाने का? तुम्हारे पापा भी सो गए हैं, अब तुम अकेली कहाँ जाओगी? देखो रात के 9 बज गए हैं, अब सुबह ही चलेंगे, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मेरी माँ ने मुझे समझाया बुझाकर कमरे में भेज दिया, लेकिन मुझसे एक पल को बैठा नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी कि इस वक्त तो मुझे रिक्शा मिल ही जाएगा। मुझे घर से निकलना नहीं चाहिए था, पर मैं पागल हो गई थी। मैं घर से बाहर निकल गई और रिक्शे में बैठकर अपने घर आ गई। दरवाजे पर दस्तक दी और इंतज़ार करने लगी। दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मुझे और बेचैनी होने लगी। जब दरवाज़ा खुला तो मैं हैरान रह गई। दरवाज़ा खोलने के लिए वो लड़की आई थी। जब मैंने उसकी सलवार देखी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी सलवार पर तो खून लगा हुआ था। मैंने कहा, "क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मेरा पति कहाँ है?" मैंने उसे धक्का दिया तो उसने मुझे भी अंदर धक्का दे दिया और ज़मीन पर गिरा दिया। और फिर सामने का मंज़र देखकर मेरी रूह काँप गई। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसके साथ पूरा गैंग मिला हुआ था। ऐसे लोग किसी अमीर घर में चले जाते हैं, फिर उनके बाकी के साथी भी आ जाते हैं। जब उस लड़की ने देखा कि मैं वहाँ से चली गई हूँ, तो उसने अपने बाकी के साथियों को बुला लिया, जो कि मर्द थे। उन्होंने मेरे पति पर हमला किया
और उसकी सलवार पर मेरे पति का ही खून लगा हुआ था। मेरा पति बेहोश पड़ा था और उस घर में 3-4 मर्द थे। उन्होंने कहा, "चुप करके यहाँ बैठ जाओ बहन, नहीं तो बहुत बुरा होगा।" वो तो घर का सामान समेटने में लगे हुए थे। ऐसी-ऐसी चीज़ें उठा के ले जा रहे थे, जो चोर भी नहीं उठा ले जाते। वो तो बड़ी फुर्सत से चीज़ें उठा रहे थे, एलईडी तक उतार लिए थे, फर्नीचर तक उठा रहे थे। मैं चुप करके बैठ गई। अब मेरी आखिरी उम्मीद यही थी कि मेरे माँ-पापा को पता चल जाए कि मैं रात के समय घर पर नहीं हूँ और वो आ जाएँ, और ऐसा ही हुआ। जब मेरे माँ-पापा को पता चला कि आधी रात में घर से नहीं निकल गई हूँ, तो वह लोग भी आ गए। उन्होंने दरवाज़ा पर दस्तक दिया तो लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। ये लोग दरवाज़े की तरफ गए तो मैंने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस स्टेशन घर के पास में ही था। मेरे पापा ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे थे। 5-10 मिनट गुज़रे तो पुलिस आ गई। उन्होंने आकर देखा कि बाहर मेरे पापा और माँ भी खड़े थे। उन्होंने माँ-पापा को बताया कि आपके घर से हमें किसी ने कॉल किया था कि हमें मदद की ज़रूरत है। पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वह अंदर आ गए। पुलिस ने उन्हें लोगों को पकड़ लिया और उस लड़की को भी। मेरे पति को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। उसे होश आया तो उसने बताया कि उसने मेरे सिर पर कोई चीज़ मार के मुझे बेहोश कर दिया था, इसलिए वह बेहोश हो गए थे और हमारा सारा सामान भी बच गया और जान भी। हमें भगवान का शुक्र अदा किया। पुलिस वाले ने मेरे पति को समझाया कि ऐसे किसी की मदद नहीं करते। आजकल लोग ऐसे निकल गए हैं, ऐसे बहाना बनाकर घुस रहे हैं और लोगों को फँसा रहे हैं। किडनैप करने का भी आरोप लगा देते हैं और केस भी कर देते हैं और फिर केस को वापस लेने के लिए 10-20 लाख रुपए की माँग भी करते हैं, या फिर इस तरह से घर में घुसकर चोरी करके निकल जाते हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप लोगों की वजह से ये पकड़े गए। मेरे पति ने कहा, "इस तरह के तो जो लोग मदद के हकदार हैं, हम उनकी भी मदद नहीं कर पाएँगे।" पुलिस वालों ने कहा, "बात तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़माना बड़ी उल्टी चल रही है। पर आप फ़िक्र ना करें, ये लोग अब पकड़े गए हैं, इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी।" मैं अपने पति को लेकर वापस आ गई। मेरे पापा भी एक दिन हमारे साथ ही रुक गए। मेरे पति ने कहा, "मैं तो सिर्फ़ उसकी मदद करना चाहता था, पर मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई।" मैंने कहा, "गलती नहीं, नहीं, आपको क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी? बस अब हम सब इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे और आप कभी दोबारा किसी लड़की को घर लेकर मत आइएगा।" मेरे पति ने कहा, "हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन एक लड़की है जिससे मैंने शादी कर रखी है, उसे तो घर ले आऊँ?" मैंने कहा, बड़ी आँखें करके अपने पति की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, "आपको मज़ाक सूझ रहा है?" मेरा पति हँसने लगा और उसने कहा, "मुझे ये तो पता चल गया कि मेरी पत्नी की कमज़ोरी क्या है।" इस बात पर हम दोनों हँसने लगे। मेरे पति की हँसी-मज़ाक के बाद हम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गए। रात का वक़्त था, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। उस रात के हादसे ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। मैं अपने पति को देखती रही, जो अब तक बेचैन था, लेकिन उसने मेरे सामने अपने दुःख को कभी नज़र नहीं आने दिया। मैंने देखा कि वो मेरी तरफ देखता था, पर कुछ बोलता नहीं था। शायद वो चाह रहा था कि मैं किस इस बात को भूल जाऊँ, लेकिन ऐसा कोई कैसे भूल सकता है? सुबह हुई तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, "आलिया, अब तुम अपने पति का ख़्याल रखना। वो अंदर से परेशान है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाएगा। तुम दोनों ने जो वक़्त गुज़ारे हैं, वो आसान नहीं था।" मैंने माँ की बात को दिल से लगाया और सोचा कि आज का दिन सिर्फ़ अपने पति के साथ होगा। सुबह का नाश्ता बनाकर मैंने उन्हें बुलाया। जब वो नाश्ता कर रहे थे, तब उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर कहा, "शायद तुम सही कहती थी। अब किसी भी अनजान इंसान की मदद करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। ये दुनिया कितनी बदल गई है ना?" मैंने कहा, "हाँ, दुनिया बदल गई है, पर हमारी अच्छाई को कभी कोई नहीं छीन सकता। आप सिर्फ़ मदद करना चाहते थे, इसमें गलत क्या था? पर आज के ज़माने में लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है।" उन्होंने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया और चुप हो गए। दिन गुज़र गया, लेकिन महसूस हो रहा था कि हम दोनों के बीच कुछ बदल गया है। वो बेचैन नज़र आ रहे थे, जैसे अपने अंदर कुछ दबाए हुए थे।
शाम को जब हम बैठकर चाय पी रहे थे तब मेरे पति ने कहा, मुझे लगता है हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मैं 1-2 दिन के लिए अपने माँ-पापा के घर जाना चाहता हूँ। मैंने उनकी बात सुनी तो थोड़ा हैरान हुई। मैंने पूछा, क्यों? तुम यहाँ ठीक नहीं हो? हम यहीं बैठकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे लगता है मैं थोड़ा वक्त अकेला बिताना चाहता हूँ। शायद अपने आप को समझाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं समझ गई कि उन्हें वक़्त चाहिए। कभी-कभी जब अंदर से टूट जाता है, तो उन्हें अपने जज़्बात समझने के लिए अकेला रहना पड़ता है। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने माँ-पापा के साथ कुछ दिन रहो और जब तुम्हारा मन करे तब वापस आ जाना। लेकिन एक बात याद रखना, हम दोनों इस रिश्ते को साथ में ठीक करेंगे। मेरे पति ने मेरी बात सुनकर हल्का-सा मुस्कुरा दिया। मैंने देखा कि उनकी आँखों में जब भी कुछ दर्द छुपा हुआ था, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे मुझे तसल्ली देना चाहते हों। दोस्तों, आपको क्या लगता मेरे पति ने उस लड़की की मदद करके कोई गलती की? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए।